नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का अपनी प्यारी सी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। आप जानते हैं कि हम अपने टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस बैच के अंदर इससे पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग नाउन चैप्टर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की मदद से सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग 43 नंबर तक कर चुके थे, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो आप पढ़िए यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक स्टेट का नाम है तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी लगा रखी है। फिर फॉर आपकी प्रेपो लगा रखी है, उसके बाद अबाउट्स जो ये परसेंटेज दे रखा है आपका 16%, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बाद फॉर ऑफ फिर से एक प्रेपोजिशन दे रखी है और ये वाला एरिया इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसमें चूंकि हमें नो एरर का ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब गलती तो इसके अंदर है, लेकिन कौन सी गलती है वो पहचानते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था जब भी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन आपको दे रखे हों तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें पोजीशन का काम हो रहा होता है। आप नोटिस करो कंट्री की पॉपुलेशन यानी देश की जनसंख्या, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, कोई ना कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन तो है मेरे भाई। किसकी जनसंख्या? देश की। तो यहां पे इनमें पजेशन हमें लगानी पड़ेगी। अब पजेशन लगाने के लिए याद रखना जब भी ये कंट्री वर्ड आता है तो हम ऐसे केस में पजेशन दिखाने के लिए 2 चीजों का यूज कर सकते हैं। मतलब सर देखो 2 चीजों का तो यूज हम वैसे भी करते हैं, एक तो एपॉस्ट्रोफी एस और एक मेरे भाई ऑफ वाला स्ट्रक्चर। 2 चीजों का हम यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं जो आप यहां पर जो यूज कर सकते हैं, देखो एपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी लिविंग थिंग की पोजीशन बताते हैं। लिविंग थिंग की ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता दे रहा हूं कि जब हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो किसी लिविंग थिंग की पोजीशन बताने के लिए आएगा। और जब हम ऑफ लगाएंगे तो इसकी मदद से जो हम पोजीशन बताएंगे वो प्यारे साथी हम किसी ऐसी चीज की बताएंगे जो कि नॉन लिविंग होगी। मतलब नॉन लिविंग की पोजीशन बताने के लिए ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब देखो कैसे करके बतानी है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कंट्री पॉपुलेशन की बात करनी है तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो मेरे भाई एपॉस्ट्रोफी एस से लिख दीजिए, चाहे आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर से लिख दीजिए, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका बदल जाएगा। जब आप कंट्री को पहले लिखना चाहेंगे यानी इस पहले वाले नाउन को और दूसरे वाले नाउन को ऐसे ही लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री और मेरे भाई एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, फिर आपको फिर लिख देना है आपको यहां पे पॉपुलेशन, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। एक तो ये तरीका हो गया आपके पास, और एक अगर मैं तरीका और बताऊं तो आप मेरे भाई इसको जो है दूसरे वाले नाउन को पहले लिख के, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या किसी चीज की बात कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई किसकी बात कर रहे हो, जनसंख्या की बात कर रहे हो, देश की। तो हम पॉपुलेशन को अगर पहले लिख दें यानी दूसरे वाले नाउन को पहले लिख दें तो ऐसे केस में हमें ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करना होता है। तो हम क्या बोलेंगे, द population of the country, population of the country, ऐसे करके। ये हमारे पास दूसरा तरीका है इसकी पोजीशन दिखाने के लिए। हम दोनों ही तरीके यूज कर सकते हैं, ये वाला भी तरीका सही है और ये वाला तरीका भी सही है। तो फिलहाल आपको यहां पे दोनों में से कोई सा भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। पोजीशन यहां नहीं लगाई गई है इसीलिए यही वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। तो यहां पे आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, बी वाले पार्ट में यहां पे क्या है, गड़बड़ है। बी वाले पार्ट में यहां पे गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन पढ़िए। करेक्ट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंस एंड इनटू रिसोर्सेज। क्या गलती है मेरे भाई इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पर टाइम एक फैक्टर दे रखा है, फिर टेक्नोलॉजी कोई दूसरी चीज दे रखी है और इन दोनों के बीच में एंड कंजंक्शन लगाया गया है।
तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि जब एंड कंजंक्शन लगाया गया है और यहाँ पे टाइम एक चीज की बात हो रही है और टेक्नोलॉजी दूसरी चीज की बात हो रही है, लेकिन ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं मिलकर एक सब्जेक्ट बन रही हैं। ये क्या बन रही हैं? मिलके एक सब्जेक्ट बन रही हैं। इसके बाद ये आर आपकी वर्ब वाला पार्ट हो गया और ये टू इंपॉर्टेंट फैक्टर जो चीज दे रखी है वो आपका क्या है मेरे भाई? इस टाइम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब चूंकि ये एक फ्रेज दे रखी है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यहां पे काम कर रही है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई गलती आपको नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो आप मुझे बताओ, यहां पर जो आप सब्जेक्ट में बात कर रहे हो, एक तो टाइम की बात कर रहे हो और एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप टू फैक्टर की बात कर रहे हो। और मैंने कहा था टू फैक्टर, तो टू के साथ मैंने क्या बताया था? जब भी कोई भी डिजिट यूज की जाएगी और वो अगर 1 से ज्यादा है, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, 3 ही क्यों ना हो, या कोई भी डिजिट हो, और उसके साथ अगर कोई नॉर्मल नाउन आता है तो मेरे भाई उस केस में उसको प्लूरल रखना होता है। तो टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, भाई जब ये आपका प्लूरल आपका एडजेक्टिव दे रखा है या प्लूरल डेटर्मिनर जिसे हम कहते हैं वो दे रखा है, तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो भी तो प्लूरल होगा। तो प्यारे साथी यहां फैक्टर नहीं आएगा, फैक्टर्स आएगा। बस यही गलती यहां पे दे रखी है, फैक्टर नहीं आएगा, फैक्टर्स आएगा, क्योंकि आप एक से ज्यादा फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे गलत हो गया। जरूरत प्लूरल की थी, रखा हुआ सिंगुलर है, तो आंसर हमारा किस पार्ट में? सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में यहां पे क्या है प्यारे साथी? आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि यहां पे बीज की बात हो रही है। सीड का मतलब होता है जो बीज होते हैं। अब मस्टर्ड प्लांट का मतलब होता है जो सरसों नहीं होती है, सरसों, उसकी यहां पे बात कर रहा है, उसके बीज की बात कर रहा है। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे, गांव की भाषा में इसको लाही बोला जाता है। अब देखो लाही जो होती है उससे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो मेरे प्यारे साथी उससे तेल प्राप्त होता है, जो उस पे जो एक तरीके से जो फली टाइप की आती है, ऐसे करके जो फली टाइप की आती है, उससे तो मेरे भाई हमें तेल प्राप्त होता है। लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं वो मेरे भाई हम खाने के रूप में यूज करते हैं। ऐसे करके जो उसके पत्ते होते हैं ना, उसको शायद कहते तो हैं, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसका साग बनता है। उसका क्या बनता है प्यारे साथी? साग बनता है। तो वो जो लीफ होती है उसको मेरे भाई यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ वेजिटेबल। बट आप कोशिश करो, अगर इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लगाने की बात थी तो आप बहुत आसानी से लगा सकते थे। अब आप कहेंगे भैया जी कैसे लगा सकते थे? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लगा सकते थे। देखिए यहां पे ध्यान से समझना है आपको कैसे आप इसका आंसर लगा सकते थे। आप यहां पे नोटिस करो, यहां पे एग्जामिनर ने लीव लिखा है। मेरे प्यारे साथी ये जो लीव वर्ड होता है ये अपने आप में सिंगुलर होता है, और अगर ये सिंगुलर वर्ड यहां पे लगाया हुआ है तो इसके साथ ये प्लूरल वर्ब क्या कर रही है? मतलब ये तो गलत हो गया। और मुझे बताओ क्या उसका एक पत्ता केवल वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है? भाई हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो उसके पत्ते होते हैं सरसों के आपके, तो वो एक तरीके से वेजिटेबल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो हमें असल में ये लीफ तो यूज करना ही नहीं था, ये वाला लीव यूज नहीं करना था हमको। हमें यूज करना था ये जो पत्ती होती है, इसका सिंगुलर क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जी इसको LEAF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LEAF कहा जाता है, लीफ। अब इसका प्लूरल अगर हमें चाहिए तो वो क्या बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा LEA। और मेरे भाई ध्यान से देखना, इसका जो प्लूरल बनेगा, ये इरेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका जो प्लूरल बनेगा वो देखना, इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? LEABES, ये बनेगा इसका प्लूरल। ठीक है, तो ये प्लूरल इसका मेरे भाई यहाँ पे जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? लीव का लीव्स करना होगा, तब बात जाके सही बनेगी। यानी आंसर किस वाले पार्ट में? थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में इसका क्या दे रखा है प्यारे साथी? आंसर दे रखा है। ठीक है ना,
थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बाकी इसमें और कोई गड़बड़ नहीं है, बस यही चीज आप देख लो, नाउन को सिंगुलर प्लूरल करने से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेती है एसएससी, तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखना। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, हमारा बेहतरीन क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा था कमिटी डिसाइडेड टू एडजॉर्न द मीटिंग एज मैनी ऑफ देयर मेंबर्स वर एब्सेंट। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई मीटिंग को जो है स्थगित कर दिया जाए, यानी टाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो एब्सेंट थे। तो प्यारे साथी आप मुझे बताइए ये कमिटी किस प्रकार का नाउन है। तो आप मुझे बताएंगे कि भैया जी आपने हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये जो कमिटी होता है एक कलेक्टिव नाउन होता है। कैसा नाउन होता है प्यारे साथी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो जब ये कलेक्टिव नाउन है तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो मेरे भाई यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में। अब कैसे पता चलता है कि हम यूनाइटेड सेंस में बात कर रहे हैं या डिवाइडेड सेंस में बात कर रहे हैं? तो उसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि आपका जो नाउन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि बट रहा है, जैसे मान लो आपने किसी ज्यूरी की बात की और वो अपना ओपिनियन एक जगह पे नहीं दे पा रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है? बट रहा है। तो ऐसे केस में मेरे भाई उसे डिवाइडेड सेंस माना जाता है। कैसी सेंस माना जाता है? डिवाइडेड। तो आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपको ये बात याद रखनी है कि जो आप नाउन यूज करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, जो आप नाउन यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन, अगर वो आपका एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी वो इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि उसकी जो सेंस है वो डिवाइड हो रही है, जैसे ज्यूरी, अगर वो एक ही ओपिनियन पे है तो वो यूनाइटेड सेंस मानी जाएगी, लेकिन अगर अलग अलग ओपिनियन पे हैं तो वो डिवाइडेड सेंस नहीं बल्कि यूनाइटेड सेंस हो जाएगी। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं इसको, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएं। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको जो है यहाँ पे लिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, आपको थोड़ी सी जो है आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ज्यूरी का, ठीक है, ज्यूरी। अब मान लो ज्यूरी के अंदर ग्रुप ऑफ जजेस होता है। अब मान लो ये सारे के सारे जो इस ज्यूरी के अंदर जो जजेस हैं, वो मान लो कि कोई एक ही ओपिनियन है, उसी पे आके सारे के सारे ज्यूरी का पूरा जो है वो इसी एक ही ओपिनियन पे हैं। मतलब जो भी जितने भी लोग इस ज्यूरी में शामिल हैं वो सारे के सारे इस एक ही ओपिनियन पे अपना पूरा तरीके से मत दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। तो ये जो सेंस कहलाएगी वो मेरे प्यारे साथी यूनाइटेड सेंस कहलाएगी। और ऐसे सेंस में आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। तो यूनाइटेड सेंस में जब आप अपना कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो वो कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है प्यारे साथी। कैसा माना जाता है? सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर जो आप ये ज्यूरी यूज कर रहे हैं, तो ज्यूरी अगर मान लो ज्यूरी जो है अगर ये अपना ओपिनियन जो है वो एक से ज्यादा, जैसे मान लो इनका जो ओपिनियन है वो बट गया, कई लोग कह रहे हैं ज्यूरी में से कि भाई ये काम करना सही है और कई लोग कह रहे हैं नहीं ये काम करना गलत है। तो अगर ये बट गए तो मेरे भाई फिर ये डिवाइडेड सेंस हो जाएगी। और ऐसे केस में आपका यही ज्यूरी वर्ड है कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये किस सेंस में यूज हुआ? डिवाइडेड सेंस में। तो ऐसे केस में आपका जो ये कलेक्टिव नाउन होगा ये प्यारे साथी प्लूरल सेंस में यूज हो रहा होगा। किस सेंस में यूज हो रहा होगा? प्लूरल सेंस में। अब इसका क्या मतलब है कि एक ही नाउन सिंगुलर में भी यूज हो गया, प्लूरल में भी यूज हो गया। तो बस उसको पता करने के लिए आपको यही देखना है कि वो चीजें एक ही ओपिनियन पे मौजूद हैं या उनका ओपिनियन बट रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लो अगर डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा होगा तो यही नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, एग्जामिनर सिंगुलर लगा के दे देगा। ऐसे ही मान लो कई बार क्या होगा, अगर यूनाइटेड सेंस की बात होगी तो एग्जामिनर लिखेगा, यूज करेगा, और इसमें चीजें क्योंकि अब ज्यूरी वर्ड सिंगुलर की तरह यूज हो रहा होगा तो कई बार होगा क्या, वो प्लूरल लगा देगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया है। इस क्वेश्चन में ये जो कलेक्टिव नाउन आपको कमेटी दिया है ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है मेरे प्यारे साथी। ये कैसा यूज हुआ है? सिंगुलर की तरह। तो आप मुझे बताओ जब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह यूज हुआ है तो भले ही आगे हमें वर्ब लगाने की जरूरत पड़े या पोजीशन लगाने के लिए जरूरत पड़े, वो भी तो सिंगुलर ही आएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ,
यहां पर क्या ये सिंगुलर लगा रखी है पोजीशन? ये पोजीशन सिंगुलर लगाई है क्या? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो गलत लगा रखी है। तो ये जो देयर लगा रखा है ये गलत है, ये नहीं आएगा। बस यही गलती है पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये जो देयर आपने लगा रखा है यही नहीं आएगा बस। तो इसको हटा दीजिए, आंसर डी पार्ट में है। अब इसकी जगह पे क्या लगाएंगे वो भी समझ लो। भाई देयर तो आपने हटा दिया, लेकिन अब पोजीशन आएगी क्या? क्या मैं हिज लगा दूं पोजीशन के लिए? क्या मैं हर लगा दूं? क्या हर आ जाएगी? क्या मैं मेरे भाई कोई और पोजीशन लगाऊं? तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि जो पोजीशन होती है वो कैसे लगती है। भाई जो हिज पोजीशन होती है ये तब लगती है जब हम किसी लड़के की या फिर किसी मैन प्रजाति की बात कर रहे हो, यानी बॉय, जब हम मेल सेंस में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे होते हैं तब उस केस में हिज लगाते हैं पोजीशन, और वो भी सिंगुलर के लिए। लड़की साइंस में अगर बात कर रहे हो, लड़की की बात कर रहे हो, तब हम क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। बट क्या मुझे आप बताओ यहाँ पर लड़का या लड़की की बात हो रही है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी यहाँ तो एक कमिटी की बात हो रही है। तो ऐसे केस में जब आप इसकी पोजीशन लगाओगे तो ये कोई एक चीज की बात हो रही है। तो चीज के लिए जब हम पोजीशन की बात करते हैं, कोई थिंग की बात करते हैं, उसकी जो पोजीशन आती है वो मेरे भाई इट आती है। अब चूंकि हमें यहाँ पॉजेसिव डेटर्मिनर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं इट्स होता है। वो क्या होता है? इट्स होता है। ये वाला इट्स आएगा यहाँ पे। कई बार एग्जामिनर ये वाला इट्स लगाने की कोशिश करेगा, ये वाला इट्स, तो याद रखना ये वाला जो इट्स होगा वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉजेसिव डेटर्मिनर चाहिए, या एडजेक्टिव भी आप बोल सकते हो। देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप बेवजह की कंट्रोवर्सी दिमाग में पैदा कर लेते हो फिर, कि सर ने तो, उन्होंने तो एडजेक्टिव बताया था, आप डेटर्मिनर क्यों बोल रहे हो? भाई दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी कह लो। लेकिन अब ये वाला गलत क्यों हो गया यहाँ के लिए? क्योंकि मेरे भाई इसमें जो एपोस्ट्रोफी एस होती है ये कॉम्बिनेशन होता है। ये वाला जो इट्स होता है ये प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो बनता है वो या तो इट इज का सेंस देता है, ये इट इज का सेंस देता है, या फिर इट वॉज का सेंस देता है, ये चीजें, ठीक है, या फिर इट हैज का सेंस देता है। तो ये सेंस रखता है ये अपने आप में। तो इसमें जो ये इट होता है ना ये प्रोनाउन हो जाता है। तो जहां हमें प्रोनाउन की जरूरत होगी, याद रखना, जहां हमें प्रोनाउन की जरूरत होगी वहां हम इस वाले का यूज करेंगे, और जहां हमें पॉजेसिव डेटर्मिनर की जरूरत होगी तो वहां हम इस वाले का यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया जी आपने इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा समय क्यों लिया? मेरे प्यारे साथी, मैं इसलिए हर क्वेश्चन पे समय लेते हुए चल रहा हूं क्योंकि इन पर ही बेस्ड एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। इस बार भी इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, इवन सीजीएल मेंस तक में क्वेश्चन पूछे गए ऐसे। तो आप समझो जो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको समय लेके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ऑल दी एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी, यानी सारे के सारे सबूत जो थे वो उसके खिलाफ थे, इसीलिए उसको अपराधी ठहराया गया। अब इसमें ना आपके लिए नो एरर भी ऑप्शन दिया गया है। अब कई सारे बच्चे इसको नॉर्मली चेक करेंगे, वो देखेंगे ऑल डेटर्मिनर दे रखा है तो भैया जी इसके साथ में प्लूरल आएगा, एविडेंस सबूत, सबूतो, तो वो देख लेंगे कि यार ये तो काउंटेबल का है, इसका मतलब ये चीज ठीक है। फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे प्लूरल सेंस में बात हो रही है तो भैया जी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। उसके बाद अगेंस्ट हिम, ठीक है, अगेंस्ट प्रेपो है और ये हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एंड कंजंक्शन लगाया है, इसका मतलब इतनी वाली क्लाउज ये अलग हो गई, और इसके बाद एंड कंजंक्शन के साथ ये क्लाउज अलग हो गई। बात आपकी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां वॉज के बाद थर्ड फॉर्म भी आएगी क्योंकि पैसिव सेंस में है। भाई गिल्टी खुद को तो ठहरा नहीं लेगा आदमी, कोई ना कोई होगा ना सजा देने के लिए। भाई सारे के सारे सबूत खिलाफ थे इसीलिए उसको अपराधी ठहराया गया, तो किसी ना किसी ने तो ठहराया होगा, तो पैसिव सेंस है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो जो इतना पार्ट है आपका इसमें कोई गलती नहीं है। इतना पार्ट सॉरी, ये इतना पार्ट, इस वाले पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है इतने में। तो फिर गलती कहाँ है? गलती है ये, आप इसको समझने में थोड़ी सी भूल कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई जो ये ऑल होता है ये एक ऐसा डेटर्मिनर होता है, या आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा होता है वर्ड आपका जो कि बच्चे ये समझते हैं कि भाई ये जो है केवल काउंटेबल के लिए ही आ सकता है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑल का मीनिंग होता है सभी, पूरा का पूरा।
लेकिन ये वर्ड की खास बात ये होती है कि ये आपका दोनों के लिए आ जाता है। इसको हम काउंटेबल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम अनकाउंटेबल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कभी भी दिमाग में मिथ मत रखना कि भाई ऑल जो है वो हमेशा केवल केवल काउंटेबल के लिए आएगा, वो दोनों के लिए आ जाता है। अब इस केस में जो एविडेंसेस आपका दे रखा है ना, ये मेरे प्यारे साथी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। सारे सबूत, सबूतों नहीं कहा जाएगा, वो गलत चीज हो जाएगी। ये एविडेंस जो आपका होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है प्यारे साथी। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और मैंने बताया कि ऑल डेटर्मिनर या आपका एडजेक्टिव ऐसा होता है जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। अब जब नाउन अनकाउंटेबल है तो आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है, क्या ये आपका सिंगुलर नहीं बनेगा? भाई अनकाउंटेबल नाउन कल की क्लास में बताए थे कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर यूज किए जाते हैं, और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कल की क्लास में ये बात बताई थी आपको। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ है। तो आप कहेंगे भैया जी सबसे पहला ये जो एस लगा रखा है ये नहीं आएगा। सबसे पहली गड़बड़ क्या है? ये जो एस लगा रखा है ये नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली गड़बड़, सबसे पहली गड़बड़ ये जो एस लगा रखा है ये नहीं आएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे बर भी नहीं आएगा, इसकी जगह वॉज आएगा। तो गड़बड़ किस पार्ट में है भाई? ये रही गड़बड़। ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है, आंसर कीजिए जरा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल एकदम। कह रहा है बैलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। आपको कल की क्लास अगर याद है तो आपको याद होगा, वहां मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट होती है इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इससे पहले कोई डिजिट लगा दी जाएगी, डिजिट लगा दी जाएगी, और अगर डिजिट लगा दी तो आप देखेंगे कि यहां पे यूनिट लगाई जाएगी और इसके बाद कोई मेन नाउन यहां पे मौजूद होगा। और ऐसे केस में चाहे यहां पे डिजिट कुछ भी दे रखी हो, आप जो यहां पे यूनिट रखेंगे वो हमेशा कैसी रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको बताई थी। और यहां पे फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कभी कभी क्या होता है कि डिजिट नहीं दी होती है, और जब यूनिट में कोई डिजिट ना दी हो तो उस केस में दिखाने के लिए हम ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे हंड्रेड्स यूनिट दे रखी है, थाउजेंड्स यूनिट दे रखी है, लेकिन इससे पहले क्या आपको कोई भी डिजिट लगा के दी है? देखकर बताओ, क्या कोई भी डिजिट लगा के दी है इससे पहले? 200, 300 कुछ ऐसा लगा के दिया है क्या? नहीं ना। तो बस मेरे भाई आप ये समझो कि यहां पे कोई भी यूनिट इनसे पहले लगा के, यूनिट के पहले कोई भी डिजिट लगा के नहीं दी है। और मैंने क्या कहा था? जब यूनिट से पहले कोई भी डिजिट लगा के ना दी जाए तो उस यूनिट को प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा, वो भी किस वाले स्ट्रक्चर के साथ? ऑफ वाले स्ट्रक्चर के साथ। जैसे अगर मुझे बोलना है 1000 पीपल, तो क्या ये ठीक है? देखकर बताओ। मैंने बोला 1000 पीपल, क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ये जो टर्म आपने लिखी है 1000 पीपल ये गलत हो गई। क्यों गलत हो गई भैया जी? क्योंकि हमने 1000 यूनिट तो लिखी है लेकिन इससे पहले कोई डिजिट मेंशन नहीं की है। और मैंने क्या बताया था? जब कोई डिजिट मेंशन नहीं की जाती है तो जो हमारी यूनिट होती है उसको हम प्लूरल सेंस में लिखते हैं और ऑफ वाले स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं। तो ये 1000 पीपल गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये आपका सही होगा। 1000 ऑफ पीपल बोलेंगे प्यारे साथी। ये वाली जो बात है ये वाली बात ठीक होगी, लेकिन ऊपर वाली बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोलेंगे, वो बात आपकी ठीक होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं आपको एक बात और बताऊं प्यारे साथी, यहीं पर अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, वो ये है कि अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे मैं बात करूं इससे पहले इस 1000 पीपल, अभी तो ये गलत है लिखा हुआ, लेकिन अगर इससे पहले मैंने कोई डिजिट मेंशन कर दी, लाइक मैंने बोल दिया 2000 पीपल,
तो अब ये जो है टर्म वो कैसी हो गई अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप डिजिट मेंशन करेंगे तुरंत आपकी जो यूनिट होगी वो सिंगुलर हो जाएगी अपने आप में, क्योंकि उसके बाद एक मेन नाउन जरूर दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा होगा तब प्लूरल आएगा। क्योंकि आपको यही तो देखना होता है, अगर डिजिट मेंशन कर रखी है और उसके बाद कोई यूनिट दी है तो मेरे भाई आप देख लेना, अगर उसके बाद कोई मेन नाउन दिया है तब वो यूनिट सिंगुलर आएगी, और अगर नहीं दे रखा, नॉर्मल केवल आपकी यूनिट दे रखी है, तब आपको प्लूरल रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखो ना, गड़बड़ यही तो कर रखी है भाई, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की तो आप बात कर रहे हो, तो आप मील की बात कर रहे हो। अब एक मील आपने लिख दिया, भाई हजारों सैकड़ों मीलों की बात करोगे ना कि मील की। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो माइल या मील जो भी आप इसको पढ़ते हैं, ये यहां पे गलत दे रखा है, सिंगुलर इसका यूज होने का कोई मतलब नहीं है भाई, ये माइल्स होगा यहां पे, बस ये छोटी सी गड़बड़ है, बाकी सही है, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की मदद से मैंने काफ़ी सारी बातें आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भी मेरे प्यारे साथी समझ गए होंगे। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से इसको समझ गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह पीपल समटाइम आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भाई आंसर कीजिए जरा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है पीपल समटाइम्स आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट चेंज। भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जरा बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बताइए जरा इसका क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, तो आप इसमें देखेंगे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, प्यारा सा। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, मैं ये नहीं कह रहा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप जानते हो, अगर थोड़ा बेसिक भी उसका जानते हैं ना, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कैसे होगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे। कैसे भाई, आप जानते हैं कि पर्सन जो होते हैं उनको हम कहते हैं व्यक्ति। पर्सन कौन होता है? व्यक्ति। पर्सन जब एक से ज़्यादा हो जाएं, पर्सन जब एक से ज़्यादा हो जाए यानी पर्सन्स हो जाएं, तो ये मिलकर क्या बन जाते हैं? प्यूपल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे साथी? प्यूपल। लेकिन जब प्यूपल भी अगर वर्ल्ड वाइड सेंस में हो जाए तो वो मिलकर क्या बन जाते हैं? प्यूपल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं प्यारे साथी? प्यूपल्स। यानी मतलब प्यूपल का प्लूरल प्यूपल्स भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हम वर्ल्ड के सेंस में बात कर रहे हो, अदर कंट्रीज के सेंस में बात कर रहे हो, तब प्यूपल का प्यूपल्स भी हो जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा था कि पर्सन से मिलकर आपका क्या बनता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनसे मिलकर बनता है आपका प्यूपल। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्यूपल होता है ये प्यारे साथी एक प्लूरल नाउन होता है। तो जब ये आपका प्लूरल नाउन है तो आपका यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये प्लूरल नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी प्यारे साथी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो बस यही तो करना है इसके अंदर। अब आप नोटिस करो और मुझे बताओ, क्या यहाँ पे प्यूपल के लिए ये जो वर्ब लगाई है क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी गलत लगा रखी है, आस्क नहीं होगा जो ये लगा रखा है, केवल आस्क होगा। प्लूरल वर्ब लगानी है ना। और आप जानते हो कि वर्ब के सेंस में सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं? जस्ट नाउन का उल्टा होता है। भाई आप जानते हो नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे किया जाता है? अगर नाउन नॉर्मली लिखा हुआ है तो वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और अगर उसमें हम एस या ईएस लगा दें तो वो कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में यही चीज जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैसी हो जाती है? जस्ट अपोजिट। कैसे? अगर वर्ब में आपने एस या ईएस लगाया, वर्ब के अंदर अगर आपने एस या ईएस लगाया तो वो कैसी वर्ब बन जाएगी? सिंगुलर। और अगर आपने नॉर्मल लिखी हुई वर्ब है तो वो कैसी बनेगी भैया? प्लूरल वर्ब। तो ये छोटी सी बात है, जानकारी है, ध्यान रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे। नेक्स्ट आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर कीजिए जरा इसका। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। अब ये क्वेश्चन जो है, असल में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आप अगर इसमें नोटिस करेंगे तो ये दो चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको एडजेक्टिव की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन करना मैंने आपको बताया था, वो डिग्री कंपैरिजन वो एडजेक्टिव के अंदर ही है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे नाउन की भी जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने नाउन चैप्टर के अंदर रखा है, क्योंकि नाउन की जानकारी अगर आपको ज्यादा होगी तभी आप क्वेश्चन को इसको कर पाएंगे। फिलहाल दोनों ही चैप्टर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तब आपको और आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन। अब ध्यान से समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप पहले मुझे ये बताओ, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, इसको पता करने के लिए हमने ये देन देखा, देन कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है, इसके साथ मोर प्लस एडजेक्टिव लगा रखा है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब मुझे बस इतना बता दो कि यहां पे कंपैरिजन किस किस चीज का हो रहा है। तो आप कहेंगे भैया जी यहां पे मेरे घर का कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। अगर मैं यहां पे मेरे घर का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथी, मेरे घर का कंपैरिजन आपके साथ होगा। ध्यान से मेरी बात समझना, मेरे घर का जो कंपैरिजन है वो आपके साथ होगा या मेरे भाई आपके घर के साथ होगा? जरा मुझे बताओ, जो ये मेरे घर का जो कंपैरिजन है वो आपके साथ होगा या आपके घर के साथ होगा? तो आप कहेंगे भैया जी जब कंपैरिजन करने की बात आएगी तो कंपैरिजन सेम सेम चीजों का होता है। भाई घर का कंपैरिजन की बात हो रही है तो घर के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो मेरे घर का जो कंपैरिजन है वो आपके साथ ना होकर किसके साथ होगा? आपके साथ ना होकर आपके घर के साथ होगा। किसके साथ होगा? आपके घर के साथ। तो यहां पर यही तो गड़बड़ कर रखी है, आप नोटिस करो। मेरे घर की बात हो रही है लेकिन उसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो मेरी सिस्टर के साथ किया जा रहा है। भाई कैसे पॉसिबल हो गया? क्या गलत नहीं हो जाएगी ये बात? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बात तो गलत हो जाएगी। तो यहां पर जो गड़बड़ है वो इसी पार्ट में दे रखी है। मेरे जो घर का कंपैरिजन होगा वो मेरी सिस्टर के घर के साथ होगा, ना कि उनके साथ। तो बस यही गड़बड़ है इस वाले पार्ट में, माई सिस्टर नहीं आएगा, यानी ए पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सिर्फ आंसर लगाने की बात, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाएगा? अब देखो, कई सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया जी ऐसा कर देते हैं, माई फिर लिखते हैं सिस्टर, और फिर क्योंकि दूसरे नाउन पे पोजीशन दिखानी है, मेरी सिस्टर का घर, तो उस पे पोजीशन दिखानी है तो एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और हाउस लिख देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि आपने जो ये लिखा है ये ठीक है? जो आपने ये चीज लिखी है क्या आपको लग रहा है ये ठीक है? तो मैं आपको बता दूं भाई ये गलत है। अगर आप ऐसा कर देंगे पेपर में तो ये गलत हो जाएगा। अब दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भैया क्यों गलत हो गया? तो अरे साथी, क्या आपको हमने ये बात नहीं बताई है कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है? अगर आपने माई सिस्टर हाउस पूरा लिख दिया तो वो नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी। आप नोटिस करो, देखो ये हाउस यहां पर भी है और यहां पर भी आपने हाउस लिख दिया, तो ये नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाता और वो माई सिस्टर्स हाउस अगर पूरा दे देता तो ये ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना होता, यानी ये गलत होता। तो फिर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बस आपका इतना होगा, आपको लिखना है माई और फिर आपको लिखना है सिस्टर और फिर बस आपको एपॉस्ट्रोफी लगा देनी है, बस इतना काफ़ी है। इतने में ही आप समझ जाएंगे कि आप अपने सिस्टर की नहीं बल्कि अपने सिस्टर की घर की बात कर रहे हैं। तो आपको आंसर लगाने के लिए केवल बस इतना लिखना था, हाउस लिखने की आपको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसका जिक्र सेंटेंस में पहले ही हो चुका है। पहले ही आपको बता दिया गया है कि आप घर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि आपकी सिस्टर का। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आंसर ए पार्ट में है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, और हम फिलर के जो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है ये हम बाद में करेंगे। पहले हमारा टारगेट है कि एरर वाले क्वेश्चन को ही पहले किया जाए। तो एक मिनट, चलिए भाई जरा अब इसका आंसर कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अब इनका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है, आंसर कीजिए जरा इसका। अगर इससे पहले हम बात करें तो प्यारे साथी हम लोग
51 क्वेश्चन तक कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग अगर देखा जाए मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ 10 के लपेट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे द टीचर एंड द गार्डियन appreciate Jaya walking early in the morning with a view to achieving normal health। तो भाई जो टीचर और उसके गार्डियन है किसके, जया के, वो जया की वॉकिंग को क्या करते हैं, जो वो सुबह जल्दी उठ के करती है उसको अप्रिसिएट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो एक नॉर्मल अच्छी हेल्थ को अचीव कर पाए, उसके लिए, उसके कारण वो ऐसा करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये क्वेश्चन में आपको किस पार्ट में गलती नजर आ रही है, ये ए पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, और ये प्यारे साथी सी वाला पार्ट है। और अगर आपको लग रहा हो कोई गलती नहीं है तो आप इसका नो एरर भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने टाइप ही इस तरीके से किए हैं। अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर आंसर उसका मार्क कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में वही चीज अगर आप ध्यान रखते हैं कि जब दो नाउन एक साथ आएंगे तो हम ये देख लेंगे कि भैया कहीं एक दूसरे पे पोजीशन तो नहीं आ रही है इनकी। तो आप जरा मुझे देखकर बताओ, जया वॉकिंग, तो क्या यहाँ पे वॉकिंग को आप वर्ब समझ के चल रहे हैं क्या? भाई ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे जीरंड है, और जीरंड का मतलब होता है वर्बल नाउन। यहाँ पे हम वॉक तो यूज ही नहीं कर सकते, हालांकि वॉक भी नाउन होता है आपका, ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज नहीं कर सकते, हमें वॉकिंग ही यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीरंड फॉर्म में ये यूज किया गया है, और यहाँ पे ये वॉकिंग जो है वो अपने आप में क्या है, एक वर्बल नाउन है। तो जब ये नाउन है तो एक नाउन ये हो गया और एक नाउन आपका जया हो गया। तो जया की वॉकिंग को अप्रिसिएट किया था उन लोगों ने। तो यहाँ पे एक नाउन दूसरे नाउन पे क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, उसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, यानी गड़बड़ जो दे रखी है वो किस पार्ट में दे रखी है, ये रही, ये गड़बड़ दे रखी है प्यारे साथी। ठीक है, तो अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, बस केवल कुछ नहीं करना है, जया लिखना है और इसके बीच में एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और वॉकिंग लिख देना है, बस बात खत्म। इतना करना है केवल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो किस पे बेस्ड था, एपॉस्ट्रोफी एस पे बेस्ड था आपका। आई होप कि आप इसमें पोजीशन को लगा पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पोजीशन का ही है, ध्यान से पढ़ना और आराम से आंसर करना। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे माई फ्रेंड सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालास पोइट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे 3 नाउन आपके दिए गए हैं, 1, 2 और 3, लेकिन तीनों नाउन में एक खास बात है। वो खास बात ये है कि ये पहला नाउन जो है इसकी भी पोइट्री की बात हो रही है, सेकंड नाउन है इसकी भी पोइट्री की बात हो रही है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिनकर और निराला दोनों की ही अलग अलग कविताएं हैं, तो उनका जो पोइट्री है वो अलग अलग है ना दोनों की। तो ऐसे केस में मैंने कहा था, जब दो नाउन जिस चीज पर पोजीशन दिखा रहे हो वो दोनों की अगर अलग अलग होती है तो प्यारे साथी उसको प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। उस चीज को किस सेंस में यूज किया जाता है, प्लूरल सेंस में, और दोनों ही नाउन पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। दोनों ही नाउन पर क्या लगाया जाता है, इधर वालों पे एपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन बीच में याद रखना, बीच में देखो कंजंक्शन दे रखा होगा, क्योंकि दिनकर और निराला तो दोनों की बात हो रही ना, दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो यहां बीच में कंजंक्शन भी लगा रखा होगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों में से भी एग्जामिनर ने एक पे से भी एपॉस्ट्रोफी एस हटा दिया तो बात गलत हो जाएगी, और ये जो तीसरा वाला जिस पर पोजीशन दिखा रहे होंगे वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्लूरल सेंस में यूज कर रखा है तो ये क्वेश्चन तो नो एरर हो गया, फिर नहीं, आप गलती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नो एरर नहीं है, इसमें गलती है, बस आप पहचान नहीं पा रहे। क्या मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई थी कि जो पोयम होती है, पोयम का मतलब होता है कविता। अब ये सिंगुलर है, आप इसका प्लूरल आसानी से बना सकते हो, यानी पोयम्स कर सकते हो, ये इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट प्यारे साथी आप याद रखना, कलेक्शन ऑफ पोयम्स जो होता है, यानी पोयम्स का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन जो कलेक्शन इसका होता है पोयम्स का, उसको पोइट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथी, पोइट्री।
इसको कभी भी पोएट्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी पोएम्स का कलेक्शन होता है। ये बात मैंने पहले दिन की क्लास में भी आपको बताई थी। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आप मुझे बताओ, क्या आप यहां पे ये चीज नहीं देख पा रहे हो कि ये पोएट्रीज कर दिया है? तो बस यही गलती है, पोएट्रीज किसी कीमत पे नहीं करेंगे, पोएट्री रहने देंगे उसको। ठीक है ना? ये होगा सही आंसर। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाला था वो ये वाला भी था कि भाई जब दो अलग अलग नाउन दे रखे हों और उनकी जब जो चीज पे वो पोजीशन दिखा रहे हो वो उन दोनों की अलग अलग हो, तो ऐसे केस में दोनों ही नाउन पर एफस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाता है। और वो जिस चीज पे पोजीशन दिखाते हैं भाई, दोनों की जब अलग अलग हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा ही होनी है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड, और फिर कह रहा है बट अ सीजर्स, बट विद अ सीजर्स। मतलब वो बता रहा है कि वह पेपर को नहीं काटती है ब्लेड के साथ, लेकिन किसके साथ काटती है? विद ब्लेड बट विद अ सीजर। किसके साथ काटती है भाई? सीजर के साथ काटती है। अब आपको एक पॉइंट यहां पे समझना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी नाउन आपके पूरी की पूरी इस दुनिया के अंदर, जितने भी नाउन ऐसे होते हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, याद रखना, ऑल नाउन्स, या वो सभी चीजें जो टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उनको दिखाने के लिए हमें उनको हमेशा प्लूरल सेंस में यूज करना पड़ता है। और अगर हमें मान लो उनको सिंगुलर सेंस में यूज भी करना है, मतलब अगर हम उनको काउंटेबल पर्पस से यूज कर रहे हैं और हम उनको सिंगुलर सेंस में यूज भी करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें उनके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करनी होती है, पेयर ऑफ। अब पेयर ऑफ करके, अब चाहे क्योंकि दो पार्ट्स में होती है ना वो, तो दो चीजों का मिलके क्या बनता है? पेयर बनता है। तो पेयर ऑफ करके और फिर आप यहां पे जो भी वो नाउन दे रखा होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। अब पेयर, अगर आप एक पेयर की बात कर रहे हैं तो आप पेयर ऑफ बोल सकते हैं, एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वो काउंटिंग आप यहां पे रख सकते हैं, टू पेयर्स ऑफ या थ्री पेयर्स ऑफ, ऐसे करके। तो सिंगुलर सेंस में अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप आ पेयर ऑफ करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगी, तो वो जो नाउन होगा ना वो अपने आप में उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो असल में जो वर्ब आएगी फिर वो इस ए पेयर ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ए पेयर के अकॉर्डिंग, तो वो सिंगुलर आ जाएगी फिर। तो ऐसा नहीं है कि इनको सिंगुलर सेंस में यूज कर नहीं सकते, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टर्म का यूज करना होता है जो कि होती है ए पेयर। ठीक है? तो फिलहाल अगर हम बात करें वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपकी स्लीप्स हो गई, प्लूरल सेंस में यूज होगी। वाइनाकुलर आपकी दूरबीन हो गई, वो भी प्लूरल सेंस में यूज होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके गॉगल्स हो गए, ये भी प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। स्पेक्टुलर बोलते हैं उनको, स्पेक्टिकुलर बोलते हैं, वो भी प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। ऐसे ही सीजर होता है, वो भी प्लूरल सेंस में यूज होता है आपका। ठीक है? वो भी प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो बहुत सारे नाउन हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से ये टाइप वाइज करके मैंने बढ़िया तरीके से बैच में पढ़ाए हुए हैं और अच्छी तरीके से मैंने लिखाए हुए भी हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, वो कह रहा है एक कैंची के साथ। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ, यहाँ पे बाकी सब चीजें ठीक हैं, यहाँ पे डज के साथ में यहाँ कट लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है भाई, फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। यहाँ पे सी के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, डज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। किसको काटने की बात हो रही है? पेपर को। विद प्रेपो किसके साथ भैया? ब्लेड के साथ। लेकिन बट आगे यहाँ पे लगा रखा है कंजंक्शन, और फिर बता रखा है विद अ सीजर। तो यहाँ पे ये दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन आया है आपका। तो लेकिन गलती जो इसमें है वो और कहीं नहीं है, बस ये वाला पार्ट गलत है। क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, जो ये सीजर्स है ये मेरे भाई उसी कैटेगरी का एक नाउन है। भाई कैंची कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है कैंची आपकी, ऐसे दिखती है। तो ये दो पार्ट में क्या होती है? डिवाइड होती है मेरे प्यारे साथी। और दो पार्ट में डिवाइड होती है मतलब प्लूरल सेंस में यूज होगी। हाँ, अगर आपको इसको सिंगुलर में यूज करना ही है, अगर ये ए आर्टिकल लगा रखा है और आपको इसको सिंगुलर में यूज करना ही है, तो आप इसको सही करने के, ये इतना पार्ट गलत है, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप दो तरीके से इसका आंसर बना सकते हैं। या तो आप ऐसा कर दीजिए, पहला जो आंसर आप बनाएंगे वो ये कर दीजिए, अ पेयर ऑफ, और फिर आप ऐसे लिख दीजिए सीजर्स। या तो ये लिख दीजिए आप, ये भी ठीक हो जाएगा आपका।
या मेरे भाई आप इसको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, सीजर्स, दोनों ही ठीक है। फिलहाल वो उसको सिंगुलर सेंस में यूज करना चाह रहा है, तो ऊपर वाले को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल डायरेक्ट अगर आप इसके साथ ए आर्टिकल लगा देंगे तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सिंगुलर आप इनका नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए पेयर ऑफ करके, ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको सिंगुलर सेंस में यूज करना ही है तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसा बना है और डी पार्ट में इसके क्या था, एरर था। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, भाई गड़बड़ अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो बाकी सारी चीजें ठीक दे रखी हैं, बिल्कुल ठीक दे रखी हैं, यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक है, यहां तक गड़बड़ जो आके रुकती है वो यहां रुकती है इनिंग पर। ये चीज क्या है, गलत है। अब आप कहेंगे भैया क्यों गलत है, यहां पर तो सिंगुलर की ही हमें जरूरत है, सेकंड के बाद सेकंड दूसरी पारी की बात हो रही है तो वो ठीक लग रहा है, बट आप गलत हैं। आपको मैंने एक टाइप बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम दिखते हैं, सेम दिखते हैं, सेम किसमें, सिंगुलर और प्लूरल में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर में यूज कर रहे हो या प्लूरल में यूज कर रहे हो, वो सेम ही दिखेंगे। तो प्यारे साथी, ये जो इनिंग बर्ड होता है ये तो कोई बर्ड ही नहीं है, आपका जो बर्ड होता है ना वो इनिंग्स होता है। क्या बर्ड होता है प्यारे साथी, इनिंग्स बर्ड होता है आपका, और यही बर्ड आपका सिंगुलर में यूज होगा और यही बर्ड आपका प्लूरल में यूज होगा। आप इसको सिंगुलर में यूज करने के लिए इनिंग नहीं करेंगे, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इनिंग नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इनिंग्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। अब यहां पे अगर देखा जाए तो जो कार्ट होता है ना, ये बेसिकली तांगा गाड़ी होती है, जो तांगे वाली नहीं होती, तांगे वाली चीजें, तो उसके लिए हम बोलते हैं, मतलब जो बोगी टाइप की नहीं होती है, वो आपका जो सामान ढोने के लिए यूज की जाती है, उसके लिए बोलते हैं कार्ट। अब बता रहा है व्हील की, मतलब जो उसका पहिया था वो कैसा था, टूटा हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ, चेक करो, आई के साथ बेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, टू टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा रखा है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आगे देखो एंड लगा रखा है, कंजंक्शन है, उसके बाद नई क्लास शुरू हो रही है, फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दोनों तरफ पास्ट पास्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो दैट, फिर से कंजंक्शन लगा रखा है, द कार्ट्स व्हील, यानी कि बताया गया है कि क्या पाया उसने, तो पाया जो पाया वो इसमें इधर उसने बताया, एक्सप्लेन किया है उसके बारे में, कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। तो अगर हम यहां पे देखें, नॉर्मली आप इसको चेक करोगे, देखिए प्यारे साथी, नॉर्मली आप इसको चेक करोगे आपको लगेगा कोई गलती नहीं है, पर आपको याद होगा पजेशन में, अभी मैं पीछे भी आपको बता के आ रहा हूं कि पजेशन लगाते समय आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि आप जिस चीज की पजेशन की बात कर रहे हैं वो एक लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। क्या बताया था, जब लिविंग थिंग की पोजीशन दिखाने की बात हो रही होगी आप एफस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, जब नॉन लिविंग थिंग की पोजीशन दिखाने की बात हो रही होगी आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा, यहां कार्ट आपका पहला नाउन है, व्हील आपका दूसरा नाउन है, लेकिन यहां पर ना तो कार्ट आपका लिविंग थिंग है और ना ही व्हील आपका लिविंग थिंग है। इन दोनों में से कोई लिविंग थिंग आपको नजर आ रही है क्या, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं आ रही। तो बस मेरे भाई, ये जो एफस्ट्रॉफी एस लगा के आप पोजीशन दिखा रहे हो, ये वाली बात यही गलत हो गई। यानी क्वेश्चन में जो गड़बड़ आपको दे रखी है वो किस पार्ट में दे रखी है, सी वाले पार्ट में। ये कार्ट्स व्हील जो यहां दे रखा है ये नहीं आएगा भाई। तो फिर आएगा क्या इसकी जगह, जब ये कार्ट्स व्हील नहीं आएगा तो क्या आएगा इसकी जगह, इसकी जगह आप कुछ मत करो, जब आप इसकी पोजीशन लिखोगे तो आप ऐसे नहीं कह सकते, ये इस तरीके से नहीं कह सकते कि द कार्ट ऑफ द व्हील, वो गलत हो जाएगा भाई। आप गाड़ी के चक्के की यानी गाड़ी के पहिए की बात कर रहे हो, तो जब आप इसकी पोजीशन ऑफ वाले स्ट्रक्चर से दिखाओगे तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि उसमें सेकंड नाउन पहले लिखा जाता है और जो पहला वाला नाउन होता है उसको बाद में लिखा जाता है और बीच में ऑफ लगा दिया जाता है। तो बस यही यहां पे आपको करना है, लेकिन द आर्टिकल लगाना पड़ेगा भाई। तो आप क्या बोलेंगे, द व्हील, और फिर आप बोलेंगे ऑफ द कार्ट। ये होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि आपको ऑफ वाले स्ट्रक्चर से क्या करना होगा, पोजीशन दिखानी होगी।
ठीक है प्यारे साथी, ये होगा आपका राइट आंसर। ये कार्ड्स व्हील गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन, मतलब 5000 रन से ज्यादा उन्होंने स्कोर किए हैं भाई। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, जैसा बताया था क्या पूरा का पूरा वैसा ही है? जो चीज मैंने आपको बताई थी यूनिट से रिलेटेड, क्या वैसी ही चीजें आपको नजर आ रही हैं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। आपने कहा था कि जब बात यूनिट की होगी, पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो सचिन तेंदुलकर एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति की बात हो रही है, क्रिकेटर की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर यहाँ पे हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लगा रखिए। मोर देन बता रहा है कि भाई इससे ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए हैं। कितने से भैया? 5000 से ज्यादा। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, ये वाला जो पार्ट है जो इसमें गड़बड़ दे रखी है, वो असल में सी वाले पार्ट के अंदर दे रखी है। ये तो ठीक है अपने आप में, क्योंकि 5000 रन नहीं होंगे, 5000 रन प्लूरल सेंस में हो गए। एक रन की बात नहीं हो रही है, 5000 रन की बात हो रही है। तो भाई रन जो वर्ड होता है ये आपका प्लूरल सेंस में होता है, तो आप इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, 1 रन और 5 रन। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे, तो ये प्लूरल सेंस में यूज हो जाएगा। यानी डी वाले पार्ट में गड़बड़ मत निकालना, वो ठीक है। यहां पे जो गड़बड़ है वो किस पार्ट में? सी वाले पार्ट में। अब कैसे गड़बड़ है वो मैं आपको समझाता हूं। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 5000 रन्स दे रखा है, क्या इसमें वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो मैंने आपको बताया था यूनिट्स के केस में? मैंने कहा था अगर आपको यूनिट के केस में डिजिट दे दी, देखो ये डिजिट दे रखी है, और आपको आगे फिर यूनिट दे रखी है, और फिर आगे आपको एक मेन नाउन दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था? अगर डिजिट आपकी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आगे आने वाला जो मेन नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। आप देख के बताओ रंस प्लूरल दे रखा है या नहीं दे रखा है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल दे रखा है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने इसको सिंगुलर रख दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो याद रखना है मेन नाउन जो आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। लेकिन आपकी जो यूनिट होगी भाई, याद रखना जो आपकी यूनिट होगी, अगर ये बन के अलावा कुछ और है, ये बात याद रखना, अगर ये बन के अलावा कुछ और है तब भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये चीज हर पे अप्लाई होगी, चाहे बन दे रखा हो चाहे कोई अदर यूनिट दे रखी हो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे बन हो गया या कोई भी अदर है, तो यूनिट आप जो रखेंगे वो कैसी रखेंगे मेरे भाई? सिंगुलर रखेंगे। यूनिट कैसी रखेंगे? हमेशा सिंगुलर रखेंगे, इसको प्लूरल नहीं कर सकते। अगर यूनिट को प्लूरल करना होगा तो फिर डिजिट वाला कॉम्बिनेशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ रन्स बोलेंगे, मतलब हजारों रन उन्होंने बनाए, लेकिन उससे ज्यादा बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे ये जो थाउजेंड्स आपने कर रखा है ये गलत है। केवल आप बोलेंगे 5000 रन्स। क्या बोलेंगे? 5000 रन्स। तो ये स्ट्रक्चर मेरे भाई ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। सीधा डायरेक्ट कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ऐसे करके बना लो ये चीज, और उसमें आइडेंटिफाई करो कि डिजिट दे रखी है, यूनिट दे रखी है और मेन नाउन दे रखा है। मेन नाउन प्लूरल होना चाहिए, लगा रखा है। डिजिट आपकी जो दे रखी है वो 1 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो इतना पार्ट है वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते, तो बस ये हटा दो इसमें से, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। अच्छा भैया जी, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो नाम है, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ, मतलब अमिताभ के जो पिता हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो अमिताभ के पिता हैं और जो अजिताभ के पिता हैं, इन दोनों के जो पिता हैं उन दोनों का नाम, उन दोनों के पिता का नाम क्या है? बच्चन जी। अब सबसे पहली बात तो ये है, यहां पे एग्जामिनर ने सिंगुलर वर्ब लगा रखी है। अगर सिंगुलर वर्ब लगा रखी है तो आप तुरंत समझ जाओ कि मेरे प्यारे साथी ये जिसकी बात कर रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं बच्चन जी, वो इकलौता एक ही है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हो गया, जिस नाउन पर पोजीशन दिखाने की बात हो रही है वो अगर सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब ये है कि अमिताभ के पिता भी वही हैं और मेरे भाई अजिताभ के पिता भी वही हैं।
यानी दोनों के दोनों नाउन की पोजीशन एक इकलौते तीसरे नाउन पर मौजूद है। और मैंने क्या कहा था, जब दो नाउन किसी एक ही चीज पर पोजीशन दिखाते हैं तो ऐसे केस में जो आपका बाद वाला नाउन होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसे केस में जो आपका बाद वाला नाउन होता है केवल इस पर ही एपस्ट्रॉफी एस लगाई जाती है। पहले वाले पे अगर एपस्ट्रॉफी एस लगा दी तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, यही चीज फॉलो कर दो इसके अंदर। अब देखो यहां पे क्या कर रखा है इसने, बच्चन जी एक ही हैं और वो दोनों के ही पिता हैं, तो यहां पर जो एपस्ट्रॉफी आपने ये पहले वाले पे लगा रखी है ना, ये गलत हो जाएगी भाई, ये नहीं लगानी है आपको। तो एरर किस पार्ट में हो गया, बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब मैं आपको 60 क्वेश्चन लगभग करा चुकने वाला हूं, और इसके बाद भी अगर आपको ये वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़े फिर तो गड़बड़ है भाई। क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली ब्रांच, मतलब दिल्ली जो ब्रांच है वहां से उनको जो है बहुत सारी एडवाइजेस जो हैं मतलब प्राप्त हुई, अवेटेड है मतलब बहुत सारी एडवाइस उनको मिलती रहती है वहां से, कुछ इस तरीके से वो बात कर रहा है। बट लेकिन आप जानते हो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, आप बहुत आराम से आंसर मार्क कर सकते थे कि भैया जी बी पार्ट में गड़बड़ है, क्योंकि आपको बताया था मैंने जो एडवाइस होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो भाई आपने इसको प्लूरल फॉर्म में कैसे लिख दिया, तो एडवाइस से नहीं होगा, केवल आप बोलेंगे एडवाइस। बाकी पूरी जानकारी मैं इसके बारे में पिछली क्लास में दे ही चुका हूं आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, लो भाई ये आ गया वैसा ही क्वेश्चन। आपको पहले ही मैं सारी बातें यूनिट से रिलेटेड, जो यूनिट वाले क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो डिजिट आए या ना आए उनके साथ, मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए, पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कर दो जरा, आप समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर दो। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम, मतलब हजारों रुपए उसके द्वारा खर्च किए गए, हजारों रुपए उसने खर्च किए। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये किस टाइप वाला स्ट्रक्चर है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो, हमें इसमें यूनिट नजर आ रही है, हमें इसके अंदर मेन नाउन नजर आ रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर डिजिट नजर नहीं आ रही। और मैंने क्या कहा था, जब आपको यूनिट दे रखी हो, आपको मेन नाउन दे रखा हो, लेकिन आपको डिजिट ना दी गई हो, तो ऐसे केस में जो आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, आप जो यूनिट यूज करेंगे वो प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, फिर बीच में आप लगाएंगे ऑफ प्रेपोजिशन, फिर जो मेन नाउन आप यूज करेंगे वो भी मेरे प्यारे साथी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, और आगे जो आने वाली वर्ब वगैरह होगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल सेंस में आएगी। तो यहां पर जरा मुझे देखकर बताओ, क्या यूनिट लगा रखी है, जी लगा रखी है। ऑफ प्रेपोजिशन लगा रखी है, बिल्कुल लगा रखी है। रुपीज जो मेन नाउन है वो प्लूरल सेंस में लगा रखा है, लगा रखा है। यानी बी पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, जो गड़बड़ आपको दे रखी है वो ए पार्ट में दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, जब आपको यूनिट से पहले कोई डिजिट लगा के ना दे तब प्यारे साथी ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब जरा इसको यहां पे मैं जो है बता देता हूं कि गड़बड़ क्या है। भाई ए पार्ट में गड़बड़ है, यहां पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बोलेंगे ना कि 1000 ऑफ रुपीज, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ मैं और भी बता रहा हूं, हो सकता है कल को एग्जामिनर ऐसे लिख के दे दे, ऐसे करके 2 और फिर आपको लिख के दे दे 1000 और फिर लिख के दे दे आपको रुपीज। मतलब अरे यार ये पी क्यों बन गया भाई, एक मिनट रुको, ऐसे करके लिख के दे दे। तो याद रखना ये जो लिख के दिया है ना आपको, ये भी गलत है, इसको ठीक नहीं मानना, ये गलत है लिखा हुआ। अगर 2000 ऑफ रुपीज लिखना ही है तो इतना क्यों करना, इस वाले ये ऑफ वाले स्ट्रक्चर से आप जब डिजिट आपको दे रखी होगी ना, जब डिजिट मेंशन करके दे रखी होगी तब आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर से लिख ही नहीं सकते, मतलब ऑफ वाले स्ट्रक्चर से आप नहीं लिख पाओगे। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, नॉर्मली आपको बोलना होगा 2000 और रुपी, बस बात खत्म। ये होगा सही इसका, 2000 रुपीज बोलोगे बात खत्म, ऐसे करके। लेकिन ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं कर पाओगे आप इसमें। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले।
क्वेश्चन कह रहा है द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। अब सबसे पहले जरा मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो प्यारे साथी, यहाँ जो गड़बड़ है वो ये है, जो आपका ये मशीनरी वर्ड होता है ये एक अनकाउंटेबल नेचर का होता है। इसके अंदर जितनी भी आपकी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की मशीन की बात कर रहे हो, कोई भी काम करने वाली मशीन हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो मशीनरी वर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपका जो ये वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल नेचर का होता है, इसीलिए इसका सिंगुलर प्लूरल करने का मतलब ही नहीं होता, ऑलवेज सिंगुलर होता है ये वर्ड। तो यहाँ पे जो ये आपने मशीनरी कर रखा है भाई, ये चीज़ गलत हो गई, यानी ए पार्ट में आपका क्या हो गया, एरर हो गया। तो अब इसको ठीक करो। कैसे ठीक करोगे भाई? अब ये मशीनरीज जो कर रखा है तो आप ये जानते हो IES लगा के किसका प्लूरल बनाते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी जिसके वर्ड के लास्ट में क्या दे रखा हो, बाई दे रखा हो। तो बस ये जो IES दे रखा है इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, बाई लगा दो। तो ये हटा दोगे, इसकी जगह पे ये जो आर वर्ब है ये भी हटा दोगे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मसी, और फिर आप लिखेंगे NERY, मशीनरी। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे फिर इज, क्योंकि अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के साथ जब वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, भैया ये तो आराम से कर दो यार, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए प्यारे साथी। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे द पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर RN टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं हैं वो भाई क्लास में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन क्या मैं पीछे दे के आया हूं या नहीं? आपको मैंने बताया था कि जो पोइट्री होती है, पोइट्री जो होती है वो कलेक्शन ऑफ पोयम होता है, कलेक्शन ऑफ पोयम्स होता है। तो प्यारे साथी ये अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन हो गया या नहीं? तो जब ये कलेक्टिव नाउन हो गया तो आपको इसका भी प्लूरल करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? गलत बात हो जाएगी या नहीं? तो बस यही इसमें क्या है, गलती है। यहां पर आपने पोइट्रीज का जो ये कर रखा है ये गलत हो जाएगा, यानी ए पार्ट में आंसर है। पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा प्यारे साथी, पोइट्री होगा, क्योंकि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में कराया था। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू शा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। याद रखना, जो एक तरीके से भेड़ जो होती हैं उनका जो झुंड होता है उसको फ्लॉक कहा जाता है। ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, तो उसने भेड़ों का एक झुंड देखा। बट मैंने आपको बताया था वो टाइप याद करो, पहले दिन जब मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके, चाहे आप उनको सिंगुलर यूज करो चाहे आपको उनको प्लूरल यूज करो, उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो दोनों में ही कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई फर्क उन पे नहीं पड़ेगा। तो भाई क्या मैंने उसमें आपको सीप नहीं बताया था, कैटल नहीं बताया था, डियर नहीं बताया था क्या, इनिंग नहीं बताया था क्या? तो आप कहेंगे सारे बताए थे आपने, यानी ये जो सीप से कर रखा है ये चीज गलत हो जाएगी। यानी आंसर हमारा किस पार्ट में है भाई, डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीप नहीं होगा यहाँ पे, ये जो सीप्स कर रखा है ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, सीप होगा। क्या होगा प्यारे साथी, सीप होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपको नाउन का सिंगुलर से प्लूरल करना बहुत अच्छे से आता हो तब, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। फिनोमिना आप जानते हैं, फिनोमिना का मतलब होता है कि भाई जो सनराइज है यानी उगता हुआ जो सूरज होता है, यानी जो सनराइज होता है वो एक ग्रेट फिनोमिना होता है। फिनोमिना मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक दृश्य टाइप का, उससे सेंस में होता है। तो आप मुझे जरा एक बात ये बताइए, क्या आप जानते हैं ये जो फिनोमिना वर्ड होता है क्या ये किस प्रकार का नाउन है? तो मेरे प्यारे साथी ये एक काउंटेबल नाउन होता है। आप इसको सिंगुलर और प्लूरल इसका कर सकते हैं। फिनोमिना वर्ड का आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो वर्ड आपके सामने अभी लिखा हुआ है,
आपको लग रहा होगा कि ये दिखने में सिंगुलर है, लेकिन असल में ये वर्ड सिंगुलर नहीं है प्यारे साथी, ये वर्ड आपका प्लूरल दे रखा है। अब अगर आपको इसका सिंगुलर बनाना है तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन के लास्ट में MENA दे रखा हो लगा हुआ, फिनोमिना हो गया, ये कोई बहुत और भी वर्ड होते हैं, तो जिन वर्ड के लास्ट में ये MENA लगा हुआ होता है, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए बस केवल NON आपको करना होता है। यानी आपको NA की जगह क्या करना होगा, NON करना होगा। तो फिनोमिना का जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, फिनोमिनन होती है, फिनोमिनन, ये होता है आपका, ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, और इसी को आपको यहां पे यूज करना था, बट एग्जामिनर ने क्या लगा के दे रखा था, प्लूरल। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। तो यहां पे जो ये फिनोमिना वर्ड दे रखा है, ये ना आके क्या आएगा, यहां पे ये वाला आएगा, यानी डी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। ठीक है, और बाकी ऐसे वर्ड मैंने बहुत लिखा रखे हैं, जैसे आपका ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है आपका टूथ, टूथ का प्लूरल क्या होता है, तीत होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो डबल ओ वाले जो होते हैं, ये डबल ओ किस में चेंज हो जाता है, डबल ई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही डेटा वर्ड होता है, डेटा, इसको वैसे तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में मान लिया जाता है अब, लेकिन इसका भी मेरे भाई ये प्लूरल फॉर्म होती है वैसे, और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाती है, डेटम हो जाती है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बैच में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप उनको अच्छी तरीके से मेरे भाई जो है नोट कर लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक बार उस लिस्ट को जब आप याद कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए प्यारे साथी, आज की क्लास में बस इतना ही है। आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझे होंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।